हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यार, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको DBMS यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, DBMS के अभी तक मैंने दो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे पहले, तो वो 2 लेक्चर देखे, उसके बाद यहाँ पे ये वाला लेक्चर जब आप देखने आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। उन 2 लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में बात कर लेते हैं हमने कहाँ तक किया था। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे कर दिए थे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके फंक्शन यहाँ पे देख लिए थे। और आपको मैंने यहाँ पे बेसिक बता दिया था कि कुछ डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है, DDL क्या होती है, DML क्या होती है, डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ा दिया था, और इंस्टेंस एंड स्कीमा के बारे में पढ़ा दिया था आपको। ओवरऑल मैंने डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पे व्यूज़ और एक्सटर्नल क्या होता है, व्यूज़ का अलग से टॉपिक होता है, मैंने आपको बताया था कि वो जब आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो आज की वीडियो जहाँ से हम शुरू करेंगे वो करेंगे DBMS के एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पे। यहाँ पे आपके जो DBMS का पहली लाइन सिलेबस में लिखी हुई है उसमें आपने पढ़ा होगा DBMS का आर्किटेक्चर्स, ये आज के वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, लेक्चर 3 है ये बेसिकली। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है T1 आर्किटेक्चर, टीयर 1 आर्किटेक्चर या T1 आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। इसका बेसिकली क्या होता है आपका, एक सेकेंड मैं पहले पढ़ लेता हूँ, मतलब पहले मैं थ्योरी रीड कर लेता हूँ। द क्लाइंट, द सर्वर एंड द DB ऑल द प्रेजेंट ऑन द सेम मशीन। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, T1 आर्किटेक्चर को हम पहले पढ़ रहे हैं। T1 आर्किटेक्चर एक डिवाइस, मतलब एक आपका लोकल सिस्टम है, उसी में आपका क्लाइंट होगा, उसी में आपका सर्वर होगा, उसी में आपका डेटाबेस होगा। एग्जाम्पल के लिए ये कौन सा आर्किटेक्चर होता है, जब आप किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किसी अपनी क्या बोलते हैं ऐप को, एंड्रॉयड के लिए कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, iOS के लिए कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं। अभी के लिए हम बात एग्जांपल लेके चलेंगे, आप एक वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप आप एक डिज़ाइन कर रहे हैं। जब आप कर रहे होंगे, आपके अंदर सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक ID होगी, IDE होगी, यहाँ पे आप कोड लिखते हैं, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, आप ही क्लाइंट है, आप ही सर्वर है, और आपके सिस्टम में ही डेटाबेस है। क्योंकि टेस्टिंग के लिए क्या कर रहे होंगे, आपका जो लोकल सिस्टम है, आप खुद ही अपने फ्रंट एंड से कॉल कर रहे होंगे बैक एंड पे सर्वर से, और खुद ही आपका बैक एंड जो है कॉल कर रहा होगा डेटाबेस पे, जो आपके ही सिस्टम में प्रेजेंट होगा। क्योंकि अभी आप लोकली चला रहे हैं सब कुछ भी आपने अभी होस्ट नहीं किया है, अभी तक आपने उसको इंटरनेट पे नहीं डाला है। मैं सिंपल इंटरनेट बोल रहा हूँ, बेसिकली होस्ट नहीं किया आपने अभी उस तक। वो स्टैटिक आपकी साइड से आपके किस में चल रही है, आपके लोकल सिस्टम में चल रही है। इसकी एग्जांपल आ जाती है टीयर 1 आर्किटेक्चर की, लोकल सिस्टम में जब आप चलते हैं, जिसमें आप ही का कंप्यूटर क्या होता है, क्लाइंट होता है, आप ही का कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर होता है, और आप ही के कंप्यूटर में क्या होता है, डेटाबेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत फास्ट रहता है। बेसिकली ये प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ नहीं होता, ये आपका कहाँ यूज़ होता है, आपका ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम यूज़ होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट किसी भी टाइप की एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप डेवलप कर रहे हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टाइम आपका ये यूज़ होता क्या होगा, टीयर 1 आर्किटेक्चर आपका यूज़ होगा। समझ गए, सिंपल क्या, टीयर 1 आर्किटेक्चर, क्लाइंट भी एक ही सिस्टम में है, सर्वर भी एक ही सिस्टम है, और डेटाबेस भी उसी के सिस्टम में है। ठीक है, खुद ही आप क्लाइंट है, खुद ही आप सर्वर को कॉल कर रहे हैं, मतलब कि टेस्टिंग करने के लिए आप सर्वर को कॉल करें, खुद ही आपका डेटाबेस उसी के सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, टीयर 1 आर्किटेक्चर आ गया, हो गया क्लियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीयर 2 आर्किटेक्चर, या मैं टीयर 2 बोलूँ, मेरे को आदत है T2 आर्किटेक्चर बोल लीजिए आप। T2 आर्किटेक्चर, ऐप इज पार्टीशन इनटू द 2 कंपोनेंट, क्लाइंट मशीन इन्वोक्स द DB सिस्टम फंक्शनैलिटी एट द सर्वर एंड थ्रो द क्वेरी लैंग्वेज सिस्टम। ठीक है, API स्टैंडर्ड्स लाइक ODBC एंड द JDBC आर द यूज टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट सर्वर। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकना जस्ट, ब्राउज़र एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस, ओके। अब आगे एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ पहले। उसके बाद आ गया T2 आर्किटेक्चर, कौन सा, T2 आर्किटेक्चर। T2 आर्किटेक्चर कौन सा होता है, बेसिकली ना, एक आपका क्लाइंट है, एक आपकी क्लाइंट मशीन है, और एक आपका सर्वर है। सर्वर के अंदर ही आपका डेटाबेस होगा, सर्वर जिस मशीन में सर्वर होगा उसी मशीन में आपका डेटाबेस होगा। क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब ये आपका क्लाइंट अलग सिस्टम में है, सिस्टम 1 में है, और ये सिस्टम 2 में। एग्जांपल के लिए सिस्टम 2 लगा लेके चल लीजिए, और सर्वर भी डेटाबेस भी इसी के मशीन में प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपको डेटाबेस के एक्सेस के लिए आपको सर्वर में कॉल लगानी पड़ेगी, और सर्वर को जब आप कॉल लगाएंगे तो वो आपके भी यहाँ पे डेटाबेस को कॉल लगाएगा। ये आ गया आपका T2 आर्किटेक्चर। यही इन्होंने लिखा है कि पार्टीशन इनटू 2 कंपोनेंट सिस्टम, एक सेकेंड, या partition into the 2 components, client machine which invokes the DB system functionality at the server end, मतलब सर्वर के पे आपका डेटाबेस स्टोर होगा थ्रू द क्वेरी लैंग्वेज सिस्टम। कौन सी लैंग्वेज होगी, SQL। और API स्टैंडर्ड्स इन्होंने बता दिया ODBC एंड JDBC। बेसिकली होता है जावा का, कुछ इसकी फुल फॉर्म मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, अगर आगे वीडियो में आते हैं मैं इसकी आपको फुल फॉर्म भी बता दूंगा। ठीक है, ये यूज़ होते हैं बेसिकली API। मैंने API कल आपको पढ़ाया था शायद से,
पिछली वीडियो में ही पढ़ाया था। एक सेकंड मेरे को चेक करना, मैंने API के बारे में पढ़ाया था आपको। अच्छा ये तो अगला टॉपिक है आपका। एक सेकंड मेरे को याद है, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको API के बारे में पढ़ाया था थोड़ा सा, यहाँ तो सेकंड वीडियो में, तो वो देख लेना। API होता है बेसिकली, ये API है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपकी कौन सी कॉल होती है? API कॉल होती है। API क्या करती है? आपकी रिक्वेस्ट लेके जाती है। API क्या करती है? आपका रिस्पॉन्स लेके जाती है। जी आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा दिया पहली और दूसरी वीडियो में, तो वो देख लेना आप जरा एक बार जाके। उसके बाद है Tier 3 आर्किटेक्चर। ऐप इज पार्टीशन इंटू द 3 लॉजिकल कंपोनेंट्स। में 3 होते हैं। क्लाइंट मशीन इज जस्ट फॉर द फ्रंट एंड, डजंट कैरी एनी डायरेक्ट कॉल DB कॉल, और क्लाइंट मशीन कम्युनिकेट्स विद द ऐप सर्वर, द ऐप सर्वर कम्युनिकेट विद द DB सिस्टम टू एक्सेस द डेटा। बिजनेस लॉजिक एंड अवेलेबिलिटी है, उसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अभी बता देता हूँ, ठीक है। T3 आर्किटेक्चर की बात करें, इसमें क्या होगा? एक आपकी क्लाइंट मशीन होगी, क्लाइंट होगा, एक आपका क्या होगा? सर्वर होगा, एक आपका क्या होगा? डेटाबेस होगा, डेटाबेस। एक्चुअली में जो प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ होता है वो यही Tier 3 आर्किटेक्चर यूज़ होता है। क्लाइंट आपकी अपने मतलब किसी सर्वर पे होस्ट है, और सर्वर किसी और सर्वर पे होस्ट है, और डेटाबेस भी आपका किसी और साइट पे होस्ट है, मतलब होस्ट बोलो, डेटाबेस आपका सेपरेट है। आप क्या करेंगे? क्लाइंट मशीन क्या करेगी? पहले डेटाबेस को कॉल लगाएगी और सर्वर को कॉल लगेगी, और सर्वर जो है आपके बिहाफ पे डेटाबेस से डेटा लेके आएगा। वो क्या होगा? पहले डेटा सर्वर के पास जाएगा और डेटा आपका फिर उसके बाद क्लाइंट के पास जाएगा। ये आपका डेटाबेस फ्लो रहेगा। हर एक सिस्टम अलग अलग में रहेगा, कोई भी एक ही कंप्यूटर में आपका नहीं रहने वाला। क्या पता आपका सर्वर किसी वर्सल पे होस्ट हो, क्या पता किसी और रेंडर पे होस्ट हो, लेकिन आपका बैकएंड कहीं और होस्ट है। और डेटाबेस क्या पता आपका एक डेटाबेस इंडिया में हो, आपका एक डेटाबेस मुंबई में हो, मतलब इंडिया के अंदर एक मुंबई में हो, एक दिल्ली में हो। आप कहाँ से होस्ट कर रहे हैं वो आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिंपली क्वेरी लगाएंगे, और क्वेरी आपकी सर्वर जो आपका क्वेरी लेकर डेटाबेस के पास जाएगा, और डेटाबेस आपको रिस्पॉन्स जो है सर्वर को देगा, और सर्वर वापस रिस्पॉन्स किसको दे देगा? आपका क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। बिजनेस लॉजिक और 3 का बेस्ट फॉर द WWW एप्लीकेशन, जिसको मैं बोलते हैं वेब एप्लीकेशन जो होती हैं आपकी, वो इस तरह से काम करती है। मैंने बता दिया प्रोडक्शन लेवल पे काम होता है ये वाला, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। अब एडवांटेजेस थोड़े से देख लेते हैं। स्केलेबिलिटी ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन सर्वर, क्योंकि मतलब हर एक सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें स्केल करने में ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब कि अगर आपको यूज़र बढ़ गए तो आपको क्या करना है? सर्वर वाली मशीन को आपको स्केल कर देना है, तो आपको क्लाइंट वाली मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी, ऐप सर्वर एक्ट एज अ मिडल लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर विच मिनिमाइज द चांस ऑफ डेटा करप्शन। बेसिकली अगर आपका क्लाइंट जो है डायरेक्ट आपका डेटाबेस के साथ, मतलब कि अगर डायरेक्ट डेटाबेस आपकी क्लाइंट से जाएगी, तो आपको क्या कहते हैं? डेटाबेस करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। एग्जांपल के लिए आपका कोई हैकर है जो कि डायरेक्ट आपने उसने आपके क्लाइंट पे या फ्रंट एंड पे लॉगिन किया, वो डायरेक्ट आपके डेटाबेस को, अगर क्लाइंट का डायरेक्ट डेटाबेस के साथ एक्सेस है, तो वो सर्वर आपका हैकर हैक कर सकता है, डेटा करप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन सर्वर के थ्रू अगर होके जा रहा है, तो पहले सर्वर पे क्या होगा? पहले सर्वर ऑथेंटिकेशन होगी। क्या होगी? ऑथेंटिकेशन होगी। उसके बाद चेक होगी, ऑथराइजेशन चेक होगी। ये वाला जो यूज़र है, इसको डेटा बेस एक्सेस करने का ऑथराइज है भी है कि नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन लेयर होगी कि ये यूज़र जो है एक वैलिड यूज़र है भी है कि नहीं है, ये वैलिड यूज़र, ठीक है। जैसे वो पहले ऑथेंटिकेट हो जाएगा, हाँ ये एक वैलिड यूज़र है, उसके बाद क्या होगा? उसकी ऑथराइजेशन चेक करी जाएगी कि उसको कौन सी परमिशन है, कि ये यूज़र को सिर्फ रीड करने की परमिशन है डेटाबेस से, ये यूज़र को डिलीट करने की परमिशन भी है, ये यूज़र को अपडेट करने की परमिशन भी है। पहले वो परमिशन चेक होंगे, उसके बाद, इसीलिए आपकी ये जो है एक्स्ट्रा लेयर बीच में डालते हैं आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे ये देखिए, मैंने पहले जैसे सिक्योरिटी, क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली एसेस द DB, हैंस इट इज़ मोर सिक्योर, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, बीच में आपको अलग बोर्ड में भी लेके जाता हूँ, बीच में आपको थ्योरी पढ़ा। इससे क्या होता है कि जब आपको मैं ये PDF शेयर कर रहा हूँ ना, आपको जैसे थ्योरी रीड करनी है, तो आपको पूरा यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। यूज़र क्लाइंट एप्लीकेशन होती है, ये कौन सा है? T2 एक्सट्रैक्ट। देखो T1 में तो कुछ नहीं होता, T1 में एक ही सिस्टम में सब कुछ पड़ा होता है, ठीक है। उसकी कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी क्या होता है? यूज़र क्या है? क्लाइंट एप्लीकेशन अलग होती है, और डेटाबेस और सर्वर, मतलब कि क्लाइंट जो है डायरेक्ट आपका डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है इसमें, ठीक है। लेकिन डेटाबेस के अलग डिवाइस में, तो ये बता देना। इसमें कहते हैं यूज़र जो है, एग्जांपल के लिए यूज़र क्या आपका वेब ब्राउज़र है, जो कि वेब ब्राउज़र आपके बिहाफ पे जाता है हमेशा, ठीक है। प्रॉक्सी लेयर का ये एक सर्वर वो होता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा, जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे ना, प्रॉक्सी में पढ़ाऊंगा प्रॉक्सी क्या होती है। उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है। ये आपका क्या फ्रंट एंड आ जाएगा, ये आपका उस एप्लीकेशन का सर्वर आ जाएगा। सर्वर आपके बिहाफ पे डेटाबेस पे कॉल करता है, पहले ऑथेंटिकेशन चेक करके, ऑथराइजेशन चेक करके, सब कुछ चेक करके पहले आपके बिहाफ पे ये जाता है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं मॉडल्स। जो आपने बताया डेटा मॉडल्स, मैं बोल रहा था अगली बार जो मैंने आपको बताया ER, सबसे पहला जो मॉडल आ जाता है वो आपका ये आता है ER मॉडल। ER कौन सा? मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशन मॉडल भी इसको क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशन मॉडल भी इसको बोला जाता है।
ईआर मॉडल बेसिकली कुछ नहीं है। मॉडल सबसे पहले होता है मॉडल क्या है भैया, मॉडल्स क्या है। मॉडल्स बेसिकली क्या है, एक वे है आपका डेटाबेस को वो रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपका डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होगा, कौन से टेबल का लिंक कौन से टेबल के साथ होगा, कौन सा टेबल चाइल्ड क्या बोलते हैं टेबल है, कौन सा पेरेंट टेबल है, ये दोनों टेबल का रिलेशनशिप क्या है, ये कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, कैसे डेटा एक्सेस हो, वो पूरा आपका क्या है एक तरीका होता है मॉडल्स। तो उनमें से एक मॉडल है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल बेसिकली क्या है, डायग्राम्स के थ्रू आपका बताते हैं। डायग्राम बनती है आपके डेटाबेस की, कैसे बनती है क्या बनती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको अभी आगे, ठीक है। सॉरी डेटा मॉडल आ गया। और डेटा मॉडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट टूल्स फॉर यूज टू डिस्क्राइबिंग द डेटा, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। कलेक्शन है, कंसेप्ट हैं, टूल्स हैं, डायग्राम्स हैं, एक्सेट्रा आपकी है डेटा को, मतलब डेटा मॉडल को बेसिकली डेटाबेस को समझने के लिए यूज टू फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा। डेटा में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, डेटा सेमेंटिक्स, कंसिस्टेंसी, कंस्ट्रेंट्स, मतलब कंस्ट्रेंट्स आपके क्या होते हैं कि इसमें से प्राइमरी की कौन सी है, इसमें से कैंडिडेट की कौन सी है, इसमें से फॉरेन की कौन सी है, वो सबको बताने के लिए भी आपका क्या यूज़ होता है, डेटा मॉडल यूज़ होते हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ये सुपर की, ये सारी चीज़ें इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो क्या होती हैं क्या नहीं, इनका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों ज़रूरी है ये डेटाबेस के लिए, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आगे आगे ईआर मॉडल ओवरव्यू। ईआर मॉडल क्या, इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल है used to perception for the real world consist of the collection of the basic object like entities or the relationships। बेसिकली ईआर मॉडल क्या है, एक सेकंड में थोड़ा सा, ईआर मॉडल, ठीक है, कहाँ गया नोट्स, हाँ ये रहे। ईआर मॉडल बेसिकली क्या है, कहाँ था मैं, ऑब्जेक्ट कॉल्ड द एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। मतलब एंटिटीज बेसिकली क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड, एग्जांपल के लिए कार है, उसको हम एक एंटिटी मार लेंगे, एक बस है उसको हम एक एंटिटी मार लेंगे, हेलीकॉप्टर है उसको एक एंटिटी मार लेंगे, क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर आपका यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट एक एंटिटी हो जाएगा, उसमें आपका टीचर एक एंटिटी हो जाएगा, उसमें से एडमिन एक एंटिटी हो जाएगा, उसमें से कोर्स एक एंटिटी हो जाएगा। मतलब एंटिटीज़ हैं और उनका रिलेशनशिप क्या आपस में, मतलब स्टूडेंट से टीचर कैसे कनेक्टेड रहेगा डेटाबेस में, टीचर से कोर्स कैसे, कोर्सेज जो है वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे। एंटिटीज़ क्या होती है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मतलब दर्शाती हैं, ठीक है, कि डेटाबेस में एक्चुअली डेटा स्टोर होता है among these object। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल इज द ईआर डायग्राम। जो ईआर मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ईआर डायग्राम्स बोलते हैं। विच एक्ट एज अ ब्लू प्रिंट फॉर द डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस को बनाने से पहले ना, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करने जाते हैं ना, हम डायरेक्ट कोड लिखने पे नहीं आ जाते कि कोड लिखेंगे ये, सबसे पहले ना हाई लेवल डायग्राम्स बनती हैं आपकी कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इससे इंटरेक्ट करेगा, ये एंटिटी इससे इसका इज रिलेशनशिप हो, इसका हैज़ अ रिलेशनशिप हो, कौन सा रिलेशनशिप होगा, ये वाला टेबल इसके साथ होगा, वो पूरी डायग्रामेटिकली आपका बनती है। उसके बाद जो आपकी उसको जो डायग्राम्स हैं उनको यहाँ पे कोड में एक्चुअल में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली होता है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है कि जब हम कोड लिखें तो कोड लिखने में आसानी हो जाएगी, नहीं यार ये चीज़ें बस उसको हमने कोड में उतारना है बेसिकली, ठीक है। ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है आपका ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल जिसको हम बोलते हैं। ये आ गया एंटिटी आ गया, ठीक है। एंटिटी मैंने उसको वैसे पढ़ा दिया, एंटिटी फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन अ रियल वर्ल्ड दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्या है, एक रियल वर्ल्ड थिंग को या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मैंने दर्शाती है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, एग्जांपल के लिए कौन सा है आपका यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, डेटाबेस। इसमें एंटिटीज़ क्या होंगी, एंटिटीज़ आपकी एक एंटिटी आ गई स्टूडेंट एंटिटी आ गई, स्टूडेंट एक एंटिटी आ गई आपकी टीचर्स, एक एंटिटी आ गई कोर्स, ठीक है, एक एंटिटी आपकी कोर्स आ गई, ये आ गई। थोड़ा एक्चुअली मेरा माइक की दिक्कत हो गई थी बीच में, तो मैंने देखा नहीं मेरा माइक का वो जो होता है, अगर थोड़ी सी आवाज़ बीच में आई होगी तो हेडफोन्स प्लीज़ यूज़ कर लेना। कोर्सेज आपकी एक एंटिटीज़ होगी, उस अभी क्या होता है और क्या स्टूडेंट में और क्या एडमिन एक एंटिटी आ गई, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी एंटिटीज़ है डेटाबेस की। कहाँ चला गया यार, ये वाला हो गया ना, अभी मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ इसको। ओ यार मेरा बंद ही हो गया ये, हाँ ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब एंटिटी की ना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे देखो यही आ गई स्टूडेंट इन अ कॉलेज, ठीक है। एक फिजिकल एंटिटी बेसिकली ना हमेशा एक फिजिकल चीज़ को दर्शाती है। कार हो गई, बसेज हो गई, कुछ भी हो गया। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपका एक शोरूम का डेटाबेस है, उसमें अब स्टूडेंट या टीचर्स थोड़ी आएंगे, उसमें शोरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जो शोरूम का डेटाबेस है बेसिकली उसमें क्या होगा, शोरूम में क्या आएगा, आपके कार्स आ जाएंगी, आपकी बाइक्स आ जाएंगी, आपके ट्रक्स आ जाएंगे, यही चीज़ें होंगी ना उनके डेटाबेस में कि इतने ट्रक अवेलेबल है, इतने ट्रक नहीं है। तो उस तरह से एंटिटीज चेंज होती रहती है। एंटिटीज एक फिक्स चीज़ नहीं है, किसी भी फिजिकल चीज़ को दर्शाती है, ठीक है। आई होप कि यार आपको एंटिटी समझ आई होगी, ठीक है। मैंने बहुत ही
ये आपको सही तरीके से ये पढ़ाया और बहुत ही आसान तरीके से। इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय द प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है, सबसे मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, थोड़ा सा आपको देता हूँ, पीके बोलते हैं इसको। एक सेकेंड, सबसे मैंने थोड़ा बता देता हूँ, जब मैं कीज़ के बारे में बताऊँगा उसके बाद मैं पूरा बताऊँगा, क्योंकि प्राइमरी की बहुत यूज़ हो रही है, आगे अभी थोड़ी सी यूज़ होगी। प्राइमरी की पीके भी इसको बोलते हैं। प्राइमरी कहते हैं एग्जाम्पल के लिए एक टेबल डेटाबेस है, ठीक है, स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये आ गया रोल नंबर, ये आ गया ईमेल स्टूडेंट का, और ये आ गया नेम आ गया स्टूडेंट का। बेसिकली 1 रोल नंबर किसका है, उसका ईमेल कुछ होगा, उसका नाम क्या है, रोहन आ गया। 2 रोल नंबर है, उसका कोई ईमेल होगा, उसका नाम रोहित आ गया। 3 ईमेल है, उसका कुछ ईमेल होगा। 3 रोल नंबर है, उसका कुछ ईमेल होगा, उसका नाम अमन आ गया, ठीक है। 4 ईमेल है, ईमेल बोल रहा हूँ सॉरी, रोल नंबर है, कुछ उसका ईमेल होगा और उसका नाम रिया आ गया, ठीक है। ओके, तो बात कर लेते हैं आपकी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की वो की होती है जो टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई। मतलब एग्जांपल की हमें डेटा रेट है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये और ये स्टूडेंट अलग है, ये और ये स्टूडेंट अलग है। एग्जांपल के लिए ऐसे भी हो सकता है ना, एक 5th स्टूडेंट है, उसका ईमेल कुछ है, उसका नाम भी अमन है, ठीक है। अब यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिकली अगर नाम तो दोनों का सेम है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी होना चाहिए ना कुछ, कि एग्जांपल के लिए एक क्वेरी आई कि हमें अमन का डेटा चाहिए। अब अमन तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब कौन से अमन का हमें डेटा चाहिए। प्राइमरी की क्या करती है, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें कौन सी, देखो आप स्कूल में होंगे सारे, या फिर आप कहीं भी होंगे, एग्जाम्पल की अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी होगी, आप स्टूडेंट है तो आपके पास एक रोल नंबर होगा। रोल नंबर क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स का क्या होता है, अलग होता है। एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या होगा, अलग होगा। तो ठीक है, उसमें से क्या होगा, रोल नंबर 2 का, अच्छा अमन है, 2 अमन है, आप कौन से अमन का चाहिए, जिसका रोल नंबर 2 है वो वाला, 3 है उसके अमन का चाहिए, तो आप यहाँ पे 3 वाले रोल नंबर का उठा के और उसका आप डेटा दे देंगे। बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी की क्या है आपकी, प्राइमरी की क्या है, इस टेबल में रोल नंबर आपकी क्या है, प्राइमरी की है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने की हेल्प कर रही है एक टेबल में, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख लो कि प्राइमरी की क्या है, उसका यूज़ ये है कि वो किसी भी टेबल को किसी भी टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंटिटी। कौन सी टाइप की एंटिटी होती है, यार पेन का कलर मुझे अच्छा लगा था वो वाला, हाँ ये वाला, वैसे ब्लैक ही है ना ये, हाँ चलो छोड़ो। स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई यूजिंग इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। बेसिकली एक एंटिटी है, एक फिर से आ जाते हैं, एंटिटी, हाँ क्या है, एंटिटी है। अब एंटिटी की कुछ चीज़ें में, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का नेम है। एंटिटी के ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, 1 एट्रीब्यूट, 2 एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट, 4 एट्रीब्यूट, 5 एट्रीब्यूट, 6 एट्रीब्यूट, जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअल में एंटिटी है क्या, ठीक है। एग्जांपल के लिए पर्सन एक आइडेंटिटी है, उसको हम लेते हैं, पर्सन को एक आइडेंटिटी ले लेते हैं, पर्सन एंटिटी है। एंटिटी हमेशा ना रेक्टेंगल से वो रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। पर्सन का क्या होता है, एक नेम होता है। पर्सन का क्या होता है, एड्रेस भी होता है। पर्सन का क्या होता है, फ़ोन नंबर होता है एक। पर्सन का क्या होता है, एक ईमेल होता है। पर्सन क्या होता है, पर्सन की हाइट होती है। और क्या होता है पर्सन में, एग्जांपल की अब पर्सन एक मैंने ना ओवरऑल ले लिया, स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स बेसिकली आ गया, नेम इसका एट्रीब्यूट हो गया, रोल नंबर इसका एट्रीब्यूट हो गया, कोर्स इसका कौन से कोर्स में है, ये कोर्स तो नहीं बोलेंगे इस समय, ईमेल इसकी एंटिटी आ गई। उसके बाद अब ईमेल के बाद अब ये एड्रेस आ गया, स्टूडेंट का एड्रेस कहाँ है, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास में है स्टूडेंट, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट है जो कि स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, स्टूडेंट को डिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो वाली होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाती है उसके अपने एट्रीब्यूट्स, मतलब उसके अपने एट्रीब्यूट्स से उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको और किसी पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। जो वीक एंटिटी होती है वो अपने जो होते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं उसको, अपने एट्रीब्यूट्स है वो उसको ना यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं डिपेंड होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे फॉर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अभी मैं एट्रीब्यूट्स के भी ऊपर आऊँगा, एट्रीब्यूट्स है नीचे टॉपिक है पूरे, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी आऊँगा, टेंशन मत लिया करो यार आप किसी भी चीज़ की। इट लैक सफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की, ठीक है। इसकी भी मैं अभी एग्जांपल दूंगा, जैसे अभी आगे मैं वाला बाद में दूंगा, यहाँ पे लिखी हुई मैंने। लोन इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, लोन है बेसिकली, हम बैंक में जाते हैं लोन लेते हैं, लोन एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और पेमेंट उसकी वीक एंटिटी है। कैसे है क्या नहीं है वो मैं जैसे अभी थोड़ी आगे आऊँगा तो आपको समझ अच्छे से आएगा, अभी मैं पढ़ाऊँगा तो बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जस्ट अ सेकंड, मेरा हेडफोन्स नीचे गिर गया। हाँ, एंटिटी सेट। अब एंटिटीज क्या है, अ सेट ऑफ एंटिटीज दैट ऑफ द सेम टाइप, मतलब बहुत सारी एंटिटी है, जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, एग्जांपल के लिए स्टूडेंट नहीं, ठीक है एक सेकंड, एक मर्सिडीज़ कार है, एक उसके बाद ऑडी है,
ठीक है, अलग अलग कार है, वो क्या करना है, लेकिन है तो ये कार है ना एक, तो क्या सेम टाइप शेयर करते हैं, तो इसलिए सेट ऑफ एंटिटीज दैट शेयर द सेम टाइप एंड सेम प्रॉपर्टी, जिनकी सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑडी भी चल सकती है, फास्ट चल सकती है, ये उससे थोड़ी फास्ट चलेगी, इसका भी कोई कलर होगा, इसका भी कोई कलर होगा, इसकी कुछ हॉर्स पावर होगी, इसकी भी कुछ हॉर्स पावर होगी, मतलब सेम प्रॉपर्टी शेयर करती हैं, वो क्या है, एंटिटी सेट आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टी या सेम एट्रीब्यूट, क्योंकि एट्रीब्यूट क्या है, एग्जांपल के लिए कार के क्या क्या एट्रीब्यूट है, उसका कार का कलर क्या है, कार का मॉडल क्या है, ठीक है, कार का कलर कौन सा, मॉडल क्या है, कार का नेम क्या है, कार की स्पीड कितनी है, चाहे वो कार अब मर्सिडीज़ कार होगी, चाहे वो कार आपकी अब क्या बोलते हो ऑडी कार होगी, चाहे वो आपकी फॉर्च्यूनर होगी, उसके एट्रीब्यूट तो सेम रहेंगे ना, मतलब उनकी एट्रीब्यूट की वैल्यू अलग रहेगी, लेकिन एट्रीब्यूट तो सेम रहेंगे। कार का नाम होगा, कार का मॉडल होगा, फॉर्च्यूनर का मॉडल होगा, फॉर्च्यूनर की आपके कलर होगा, ऑडी का कलर होगा, मतलब एट्रीब्यूट सेम रहेंगे, उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज और दैट वे स्टूडेंट और द कस्टमर, ठीक है। स्टूडेंट और द कस्टमर इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि स्टूडेंट का भी नेम होगा, कस्टमर का भी नेम होगा, स्टूडेंट की भी एज होगी, कस्टमर की भी कोई एज होगी, स्टूडेंट की भी कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, कस्टमर की भी कोई एज होती है, क्या सेम टाइप्स शेयर करते हैं, सेम प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, सेम एट्रीब्यूट शेयर करते हैं, इसीलिए क्या इनको कहते हैं एंटिटी सेट बोलते हैं। उन एंटिटीज़ को जो सेम प्रॉपर्टी सेम एट्रीब्यूट शेयर करते हैं वो क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एट्रीब्यूट्स आ गया, ठीक है। मैंने बोला था ना नीचे एट्रीब्यूट्स का टॉपिक आने वाला है, तो एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। एंटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय देयर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक्चुअली जो एंटिटीज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या काम आता है, एट्रीब्यूट्स आपके काम आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये क्या आपके एट्रीब्यूट, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ये स्टूडेंट है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब पता है स्टूडेंट, आप डिस्क्राइब भी करेंगे ना, स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, वो उसका एक एट्रीब्यूट आ गया, उसका कुछ रोल नंबर होगा, वो एक एट्रीब्यूट आ गया, एड्रेस है स्टूडेंट का, वो उसका एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी को कौन काम आता है, एट्रीब्यूट्स काम आते हैं। फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज सेट ऑफ परमिटिव वैल्यूज फ्रॉम द फॉर द डोमेन। एग्जाम्पल के लिए एक एट्रीब्यूट है, उसका ना एक डोमेन होगा, तो उसी डोमेन में से आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हमेशा रहती है, ठीक है। डोमेन बेसिकली क्या होता है कि एक सेट है कि एग्जाम्पल के लिए एक एट्रीब्यूट है, एग्जाम्पल के लिए आपका रोल नंबर है, ठीक है, उसका एक डोमेन क्या है कि 1 से 50 के बीच में ही आपका रोल नंबर यहाँ पे हो सकता है क्लास के बीच में, तो जो रोल नंबर की वैल्यू रहेगी ना, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू रहेगी, वो इसी डोमेन के बीच में से आएगी, वो इसके डोमेन के बाहर से नहीं जाएगी, उसका एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, ठीक है। देयर इज अ सेट एंड परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डोमेन, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में, बहुत सारे टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, हाँ। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, सबसे पहले तो सिंपल एट्रीब्यूट के नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, मतलब कि जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट एंटिटी है, उसका आपका सिंपल क्या है, एज को फर्दर क्या डिवाइड करोगे, एज होती है बंदे की, एज का थोड़ी वो होगा कि एज को आप फर्दर डिवाइड कर सकोगे, क्योंकि उसका क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल है, उसको हम फर्दर डिवाइड और नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल के लिए कंपोजिट एट्रीब्यूट, अब आगे तो कौन सा कंपोजिट, कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। एग्जांपल देता हूँ इसकी, कंपोजिट कौन से होते हैं। एग्जांपल के लिए आपका नेम है, क्या आपका नेम है, स्टूडेंट का नेम है, लेकिन हम नेम को कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर ना डालूँ, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम आ गया, स्टूडेंट का मिडल नेम क्या है, मिडल नेम आ गया, स्टूडेंट का लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ठीक है। अगर मैं यार नेम लिखता वो भी ठीक है, लेकिन उसको हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है स्टूडेंट का, वो वाली एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो एट्रीब्यूट्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते उनको क्या बोलते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए एज को आप फर्दर डिवाइड यहाँ पे नहीं कर सकते। कंपोजिट एट्रीब्यूट जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट है, एक सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ अभी के लिए। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट है, उसका क्या रोल नंबर है। अब रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट के दो यहाँ पे नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय का डेटाबेस है, वो जॉब करता है, एम्प्लॉय आईडी एक ही एम्प्लॉय की दो एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। बैंक है, नहीं बैंक के नहीं, अकाउंट नंबर दो भी हो सकते हैं, एक बंदे के मल्टीपल अकाउंट सकते, वो नहीं लेंगे। रोल नंबर आ गया, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी आ गई, टीचर्स की कोई वो भी एम्प्लॉय में आया था एम्प्लॉय आईडी है कि समझ लो जो आपकी वैल्यू क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यू जिनकी मल्टी वैल्यू नहीं हो सकती। अगला आ गया मल्टी वैल्यूड, मे हैव मैनी अदर वैल्यू। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। एग्जांपल के लिए फ़ोन नंबर, ईमेल, एक बंदे के काफ़ी सारे ईमेल हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे का एक ही ईमेल होगा, एक बंदे 3 हो गए 4 हो गए, मेरे भी इतने सारे हैं, एक बंदे के बहुत सारे ईमेल हो सकते हैं जिसकी वैल्यू अलग है, मतलब एक ईमेल के अंदर बंदे के 5-6 ईमेल भी आ सकते हैं। फ़ोन नंबर के क्या पता बंदे के पास 3 सिम है, एक एयरटेल की, एक जियो की, एक आइडिया की, जो VI जो भी है, ठीक है। उसकी क्या मल्टीपल वैल्यू हो सकती है उस एट्रीब्यूट्स की। उसके बाद ड्राइव एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए एज है, एज की आपका डायरेक्ट एट्रीब्यूट है। डेट ऑफ बर्थ, हमें बंदे से डेट ऑफ बर्थ मांगने की नहीं, हाँ सॉरी, एज आपकी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में भी आएगी, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में भी आएगी। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होगी ना तो हम आपकी बंदे की एज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, समझ लो। एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ है बंदे की 2003-01
और 12 तारीख को, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है बंदे की, उसके बाद बेसिकली मेरी ही है। डेट ऑफ बर्थ है बंदे की। एग्जांपल के लिए मैं अपनी एज कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, चौथा महीना है, और कितने बजे, एग्जाम्पल के लिए 24 तारीख चल रही है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको देख लें ना, मतलब यहाँ से लेके मैं अपनी एज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरी एज क्या है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, मतलब ये एक एट्रीब्यूट से ड्राइव्ड की जा सकती है, एक एट्रीब्यूट से कैलकुलेट की जा सकती है एज। एज क्या आपकी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, और डी ओ बी क्या आ जाएगी आपकी, जो ड्राइव करती है, ठीक है। ड्राइव एट्रीब्यूट आ गया, ड्राइव फ्रॉम द अदर एट्रीब्यूट्स, एज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। फोन नंबर आ गया आपका मल्टी वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड में आपका स्टूडेंट आई डी, एम्प्लॉय आई डी, कंपोजिट में आपका नेम। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार जाके रिवाइज कर लेना अच्छे से और ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं नल वैल्यूज़ की, ठीक है। यहाँ तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो चलिए यार आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब जो अगले लेक्चर में आपको ये कवर कर दूंगा कि ये आपका आ गया है ई आर नोटेशन, मतलब ई आर डायग्राम में कैसे नोटेशन होती है, जैसे एंटिटी, रिपर, वीक एंट्री, अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही। बात कर लेते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आई थिंक कि मैंने अभी तक सेकंड लेक्चर का आपके साथ शेयर नहीं किया है। इस वीडियो के बाद मैं आपको सेकंड लेक्चर का और थर्ड लेक्चर का दोनों का जो आपका पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। क्योंकि आपने, अगर आपने जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देखा तो आपको पता था, उसमें तो अभी कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा था, तो उसमें इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए थे। आपको तो पूरा टेक्निकल का सिलेबस है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें सारे हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ईजी भी रहेंगे, हार्ड भी रहेंगे, सारे तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, और वो डायरेक्ट आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल इंटरफेस आपको एग्ज़ाम जैसा प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपका वहाँ पे पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना यार, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं देख रहा हूँ कि आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यार देखो, अगर आपका रिस्पांस ही नहीं आएगा तो समझ रहे हो ना यार, मोटिवेशन धीरे 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 करके डाउन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये मोटिवेशन डाउन हो और मैं सीरीज़ को बंद कर दूँ अगर बिल्कुल भी आपका रिस्पांस ही नहीं आएगा। प्लीज़ यार दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना से हो सकता है आप शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलता है यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।